हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीके से जुड़ा हुआ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो ये टॉपिक है इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है उनको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, चुनाव कैसे होता है, और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं या राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास कि राष्ट्रपति का पद है भारत में वो किस तरह से आया है। तो देखो, पहले भारत में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। तो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और इस पोस्ट की जगह पे दूसरी पोस्ट आती है वायसराय की। और ये जो वायसराय होता है ये क्या होता है? ये राजा का प्रतिनिधि होता है। जो इंग्लैंड का जो सम्राट होता है उसका क्या होता है? प्रतिनिधि। लेकिन जब हम आजाद होते हैं 1947 में, तो हम कहते हैं कि जब हम आजाद हो चुके हैं हम राजा का प्रतिनिधि क्यों रखें, तो हमने इस वायसराय की पोस्ट को भी खत्म कर दिया और इस जगह पे फिर से हमने कौन सी पोस्ट बनाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हम आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? माउंटबेटन। माउंटबेटन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज थे। इनके बाद दूसरे जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो बनते हैं सी राजगोपालचारी। ये आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, आजाद भारत के पहले भारतीय हैं। ये पहले भारतीय, पहले तो है माउंटबेटन लेकिन ये अंग्रेज होते हैं। अगर ये पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था तो माउंटबेटन, लेकिन पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालचारी। ठीक है। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो सारी पोस्टें हैं ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई हैं, तो इनको हटा के हम अपनी इनकी जगह पे अलग से कोई पोस्ट रखेंगे। तो इन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह पे कौन सी पोस्ट आती है भारत में? राष्ट्रपति की। तो हम एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह से ये पोस्ट थी भारत में उसी तरह से हमारी क्या पोस्ट है, कौन सा पद है अब हमारे देश में? राष्ट्रपति का। ठीक है। अब उसके बाद देखो पद क्यों हमारे देश में राष्ट्रपति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राष्ट्रपति के पास हमारे देश में जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पे ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति पद की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा भारत देश क्या है। हमारा भारत देश है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का। बहुत सारे राज्यों को मिला के हमने अपना एक देश बना था। तो राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग भाषाएं हैं। तो सबकी एकता को दिखाने के लिए राष्ट्रपति का पद बनाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो हमारा पद है वो किसका पद है? एकता और अखंडता का। राष्ट्रपति का पद है हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो उसके बाद संविधान में कहां पे बताया गया है? संविधान के भाग 4 में। भाग 4 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं सारे के सारे। कहां पे हैं? भाग 4 में। पद कहां से लिया है हमने? तो हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में भी कैसी व्यवस्था है शासन की? संसदीय। और हमारे देश में भी कैसी व्यवस्था है? संसदीय। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें राष्ट्रपति के पास
नाम मात्र शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के पास एक्चुअल सारी शक्तियां होती है। या हम कह सकते हैं जो देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है संसदीय व्यवस्था में, और जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड में यूके में है, वैसे ही हमारे देश में है। तो हमने पद ये कहां से लिया है? यूके के संविधान से। कहां से लिया है? यूके के संविधान से। चुनाव राष्ट्रपति का ये नहीं है कि हम राष्ट्रपति को जन्म के आधार पे किसी को राष्ट्रपति बना दे या फिर एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता रहेगा। तो राष्ट्रपति के लिए हमारे देश में एक चुनाव होगा, ठीक है। और ये हमने कहां से, कौन से देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद रैंक, राष्ट्रपति का जो रैंक है, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश में प्रथम नागरिक का मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा पद है। क्या है? सबसे बड़ा पद। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति की जो सैलरी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। प्रथम नागरिक का एक मतलब ये भी है कि वो भारत सरकार को टैक्स नहीं देगा। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो क्या है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। पहला पद क्या है हमारे देश में? प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा जो रैंक आता है वो किसका आता है? उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का। तो इस तरह से हमारे देश में पदों का क्या है, पदों को वरीयता दी गई है, रैंक दिए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद, राष्ट्रपति से जुड़े हुए हमारे कौन कौन से अनुच्छेद हैं? सबसे पहले 52, अनुच्छेद 52। 52 क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, एक वर्ड यूज किया गया है शैल बी। हमारे संविधान में ये शब्द यूज किया गया है शैल बी। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा और हमेशा होगा। ये नहीं है कि हम उसके पद को खत्म करें। ये हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खत्म नहीं होगा। शैल बी का मतलब क्या है? पद कभी खत्म नहीं होगा। नहीं उस पद को रिक्त रख सकते, खाली रख सकते, ठीक है। तो शैल बी का मतलब अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का एक पद होगा और उस पद को हम कभी भी संसद के द्वारा कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब देखो जो राष्ट्रपति है हमारे देश में वो नाम का प्रमुख है। शक्तियां जितनी भी है राष्ट्रपति से जुड़ी, राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो जो शक्तियां हैं, हम एक्चुअल में हम देखें तो जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में रहती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में। किसके हाथ में रहती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो देश का हेड है वो है राष्ट्रपति। या आम भाषा में हम कह सकते हैं राष्ट्रपति हमारे देश का नॉमिनल हेड है, नामात्र का हेड है, ठीक है। उसके बाद शक्तियां, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति से जुड़ी हुई शक्तियां। तो कार्य संघ की जो कार्यपालिका है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शासन के, सरकार के ये 3 अंग होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। तो ये जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। तो कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं करेगा। किन की मर्जी से करेगा? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह से।
तो ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं होती हैं राष्ट्रपति में निहित, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से ही उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 54 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल कौन होता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा चुनाव होता है ये? अप्रत्यक्ष। जनता इसमें सीधी वोट नहीं डालती, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट डालते हैं, न कि जनता। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। कौन कौन भाग लेता है इसमें? राज्यों के एमएलए, लोकसभा एमपी और राज्यसभा के एमपी। लेकिन ये सारे के सारे एमएलए, एमपी, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, ये कौन से एमपी हैं? चुने गए, निर्वाचित। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत एमपी या एमएलए भाग नहीं लेगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित लोकसभा के एमपी और निर्वाचित राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं। ठीक है। हाँ, और जो राज्यों के एमएलए साथ साथ जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली, और दूसरा क्या है? पुडुचेरी। तो यहाँ के जो दिल्ली और पुडुचेरी है, यहाँ के जो निर्वाचित एमएलए हैं, कौन से एमएलए? निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित भाग लेंगे, इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते। तो निर्वाचित एमएलए हैं सभी राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, लोकसभा के निर्वाचित एमएलए और राज्यसभा के निर्वाचित एमएलए, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। तो दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे कि एमएलए बनते हैं, विधानसभा है जहां पे। तो ये कब से जोड़े गए हैं? ये 1992 से जोड़े गए हैं। 1992 से पहले ये भाग नहीं लेते थे। 1992 के बाद संशोधन किया गया और दिल्ली और जो पुडुचेरी है, यहाँ की जो विधानसभा है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगी। उसके बाद देखो निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि इलेक्शन किस तरह से होगा? तो अभी हमने डिस्कस किया था, अप्रत्यक्ष होगा। सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित एमपी भाग लेंगे। और कैसे होता है? इसमें सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम, सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं? 4, ए, बी, सी और डी। तो जीतने के लिए क्या चाहिए? 50% प्लस 1, इसको बोलते हैं हम मिनिमम कोटा, या हिंदी में न्यूनतम कोटा। तो राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम इतने मत चाहिए, इतनी वोट चाहिए, 50% से एक, कम से कम एक ज्यादा। ठीक है। वो 51%, 52%,
53%, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 50% प्लस एक वोट चाहिए। इसको मिनिमम कोटा या हिंदी में न्यूनतम कोटा बोलते हैं। तो कम से कम जीतने वाले उम्मीदवार को इतनी वोट चाहिए। तो देखो जैसे 4 उम्मीदवार हैं और एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, टोटल वोट कितनी है 100। तो एक जो उम्मीदवार है उसको वोट मिलती है 40, ए को, बी को मिलती है 10, सी को मिलती है 30 और डी को मिलती है 20। तो इस तरह से वोट मिलती है। तो चारों जो कैंडिडेट है किसी के पास भी 50% प्लस एक वोट नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सबसे कम वोट है, जैसे बी के पास सबसे कम वोट है तो बी रेस से बाहर हो जाता है। और जो बी की जो वोटें हैं, ये वोटें प्रेफरेंस के आधार पे जो वोट डाली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई भी एक कैंडिडेट वोट डालता है तो किसी एक को नहीं डालता, वो सबको डालता है वोट। जैसे किसी एक ने वोट डाली, उसने ए को भी डाली, बी को भी, सी को भी और डी को भी, सबको वोट डाली, लेकिन उसकी प्रेफरेंस रहेगी कि भाई मेरी पहली वोट तो ए को है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं प्रेफरेंस डी को देता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं प्रेफरेंस सी को देता हूँ। तो इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। तो सबसे जो कम वोट होती है जिसकी, वो डी वाला, अब बी हमारे एग्जाम्पल में बी के पास सबसे कम है तो ये रेस से हट जाएगा और इसकी ये जो 10 वोटें है ना, ये इनको मिल जाएंगी तीनों को। ठीक है, किनको मिल जाएंगी? तीनों को। तो देखो मान लेते हैं ये 10 में से 5 किसको मिली, 5 ए को मिली और 2 इसको मिली और 3 इसको मिली। तो अब ए के पास कितनी हो जाती है 45, सी के पास हो जाती हैं 32 और इसके पास हो जाती है 23। अभी भी किसी के पास न्यूनतम कोटा नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में जिसके पास सबसे कम है, अब डी के पास सबसे कम है, तो ये रेस से बाहर हो जाएगा और फिर जो इसकी वोट है इन दोनों को मिल जाएंगी। तो इन दोनों में फिर जिसके पास भी ये कोटा आ जाएगा वो चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेफरेंस के वरीयता के आधार पे होता है। तो पहली काउंटिंग होती है, फिर दूसरी काउंटिंग, फिर तीसरी काउंटिंग। कुछ राष्ट्रपति हमारे ऐसे हैं जो पहली काउंटिंग में जीते हैं, एक दो ऐसे भी हैं जो दूसरी काउंटिंग में जीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वरीयता के आधार पे, और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम। क्या बोला जाता है? सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, अब जितने भी राज्य के एमएलए भाग लेते हैं उनका जो मत वैल्यू है, उनका जो मत वैल्यू है या हम कह सकते हैं वोट वैल्यू है, कैसे निकाला जाता है? जैसे एक विधायक है, इसका मत वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? टोटल राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या अपॉन में कुल राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई में 1/1000। इस तरह से एक विधायक का वोट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, 1/1000 हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो नंबर आता है ये बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, इसको छोटा करने के लिए हम 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन में राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य हैं, इस तरह से एक विधायक का वोट आ जाता है। उसके बाद एक जो सांसद है उसका कैसे, जो सांसद है एक, उसका वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? राज्यों के निर्वाचित विधायकों का योग, ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का योग अपॉन में संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य।
तो इस तरह से एक सांसद का वोट वैल्यू आ जाता है। समझ गए बात को? तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में करवाया जाता है। उसके बाद पदावधि, जो अनुच्छेद 56 है हमारा, वो क्या बताता है? पदावधि टेन्योर कितना रहेगा, राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कितनी रहती है? तो राष्ट्रपति की पदावधि होती है नॉर्मल 5 साल। ठीक है, कितनी होती है? 5 साल। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और अपनी सेवा से मुक्त हो सकता है। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति अपनी सेवा से मुक्त हो सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं और अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, तब तक भी जो राष्ट्रपति है वही पद पे रहेगा। ठीक है, तब तक जो पुराना राष्ट्रपति है वो पद पर रहेगा। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक, से 5 साल से ऊपर भी टाइम हो जाता है तो वही पद पे रहेगा। अब किसी भी कारण अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, तो 6 महीने के अंदर जब त्याग पत्र देता है उसकी जगह पे तो काम करेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, और 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है नए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। तो पदावधि, वैसे नॉर्मली पदावधि कितनी रहती है राष्ट्रपति की? 5 साल। कितनी रहती है? 5 साल। उसके बाद री इलेक्शन, हमारा अनुच्छेद 57 बताता है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव, अब हमारे देश में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव के लिए या उसकी उम्र से जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट नहीं है। तो जब तक आदमी मर न जाए, या हम कह सकते हैं जब तक वो चलता फिरता रहे, सांस लेता है, तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मिनिमम एज तो होती है 35 साल। 35 साल से ऊपर, चाहे वो 100 साल का हो जाए, 150 साल का हो जाए, 200 साल का हो जाए, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वो बार बार भी लड़ सकता है। 57 अनुच्छेद क्या कहता है कि वो बार बार लड़ सकता है। एक बार चुनाव लड़ सकता है, दोबारा से फिर भी लड़ सकता है, तीसरी बार भी लड़ सकता है। तो कितनी बार हमारे देश में कितनी बार भी एक आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो हमारे देश में एक आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसए है, यूएसए में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है जब तक उसको जीत हासिल होती रहेगी। अब उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि वो भारतीय होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? इंडियन, वो भारतीय होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसके पास। और क्या है? वो लोकसभा की
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सीधे सीधे नहीं लिखते राष्ट्रपति के लिए कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको इस तरह से लिखा जाता है कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो एक क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। एक और क्या योग्यता होती है कि 50 सदस्य, तो उसके नाम को 50 सदस्य, कौन से सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो राज्यों के निर्वाचित एमएलए और एमपी हैं, तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं 50 सदस्य, तो उसके नाम को प्रस्तावित करेंगे और 50 सदस्य ही क्या करेंगे, उसके नाम का अनुमोदन। ठीक है, इस तरह से जो भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उन कम से कम जो 100 सदस्य हैं, 50 किसी भी व्यक्ति के नाम को प्रस्तावित करेंगे और 50 उसी को अनुमोदित करेंगे, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के योग्य होता है। ठीक है, नहीं तो कोई भी राष्ट्रपति, अगर ऐसा ना हो, ये जो राज्यों के एमपी एमएलए हैं ये 50-50 वाली कंडीशन ना हो, तो बाकी की ये जो कंडीशन है ये तो बहुत सारी जनता के पास हो जाएगी, कोई भी फॉर्म भर देगा चुनाव के लिए। अब उसके बाद देखो क्या है, एक योग्यता और है कि उसको 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करवाने पड़ते हैं। 15,000 रुपये कहाँ पे जमा करवाने पड़ते हैं? आरबीआई में। और अगर कुल वैध मतों का 1/6% उसको प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत क्या हो जाती है? जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, जमानत जब्त का मतलब क्या है? ये जो 15,000 रुपये भरे थे चुनाव लड़ने से पहले, अगर कुल वैलिड वोटों में से 1/6% वोट नहीं मिलती तो ये जो 15,000 रुपये हैं उसके जब्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं। उसके बाद अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर ये किसी कारण से प्रेजेंट नहीं है या उस टाइम पे मौजूद नहीं है तो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठ जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नॉर्मली पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद अनुच्छेद 61, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या बताता है? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करता या संविधान का वायलेशन करता है, संविधान के अनुरूप या अनुसार कार्य नहीं करता तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के बीच में ही हटा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पीचमेंट। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसमें क्या होता है कि कम से कम जो सदस्य, संसद के कम से कम 25% सदस्य, जैसे लोकसभा के 25% सदस्य, अगर 25% सदस्य अगर रेडी हैं
कि हम भाई इम्पीचमेंट लगाएंगे, तभी ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो शुरू होने के लिए कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 25%, ठीक है। और फिर उसको पास होने के लिए उस विधेयक को, जो विधेयक होता है, ये विधेयक है, इसको पास होने के लिए कम से कम 2/3 वोट चाहिए। संसद के जो सदस्य हैं उनकी इतनी 2/3 वोट चाहिए। अगर ये संसद के ये सदस्य ये चाहेंगे कि ये राष्ट्रपति हटना चाहिए, वो उसके लिए वोट कर देते हैं, तो वो राष्ट्रपति हट जाएगा और उसके ऊपर ये महाभियोग इम्पीचमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और इसमें है कि किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये महाभियोग के लिए वोटिंग चलती है संसद में, उस दौरान राष्ट्रपति को ये हक है कि वो संसद में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति को क्या हक है कि वो संसद में भाग ले सकता है। तो ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की सहमति चाहिए? 25%। पास होने के लिए कितनी चाहिए? 2/3। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोला जाता है इसको? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के ऊपर हम इम्पीचमेंट लगा के उसको, संसद के जो सदस्य उसको हटा सकते हैं। ये कहाँ पे बताया गया? संविधान के अनुच्छेद 61 में। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया कैसी है? ये न्यायिक प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है कैसी है? अर्ध न्यायिक। ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि ये जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है कैसी है? तो ये कैसी है? अर्ध न्यायिक। उसके बाद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति पर समाधान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उस सजा को कम कर सकता है, उस सजा की प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है। या मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है। और भारत के संविधान में किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है अपने देश में कि वो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन पूछे कि उसकी किसी भी व्यक्ति की सजा राष्ट्रपति ने माफ क्यों की। तो राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि उसने किसी की सजा माफ क्यों की। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए ये मुख्य अनुच्छेद थे जो आज की वीडियो में हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।